इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो हम लोगों का है इलेक्शन कमीशन। तो हम लोगों ने यूसीसी किया, फिर हम लोगों ने वन नेशन वन इलेक्शन किया, ठीक है। ये कंटेम्प्रेरी इशू था। अभी इलेक्शन कमीशन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन में बेसिकली आपको क्या करना है, एक तो एक स्टैटिक क्वेश्चन पूछ सकता है, रोल एंड फंक्शंस, ठीक है। और इसके अलावा जो है रोल एंड फंक्शन एक टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है इलेक्टोरल रिफॉर्म, ठीक है। और तीसरा टॉपिक है अभी जो है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, ठीक है, उसमें क्या इशू है या वो क्या है, ये करंट अफेयर्स का ही टॉपिक है। तो ऑलमोस्ट ये 3 टॉपिक आपका जो है हम लोग अभी करेंगे, धीरे धीरे पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहला जो है हमें थोड़ा सा कुछ जो कोर्ट इलेक्शन कमीशन पे पता होना चाहिए। तो जो मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट लगता है वो लगता है CEC यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन SY कुरैशी का, जिन्होंने कहा था इलेक्शंस आर द बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, एंड इलेक्शन कमीशंस क्रेडिबिलिटी, इलेक्शन कमीशंस क्रेडिबिलिटी इज सेंट्रल टू डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी। तो ये कीवर्ड आपको याद रखना है कि इलेक्शन कमीशन का जो क्रेडिबिलिटी है वो डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी के लिए सेंट्रल है, ठीक। लेकिन इन्होंने सिर्फ नहीं कहा है, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं के मैथ्यूज, उन्होंने कहा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बारे में, फ्री एंड फेयर इलेक्शन आर बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेसी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, इज इट्स लाइफ ब्लड। तो बहुत अच्छा कोट है, आपको 2 कोट मिल गया। तीसरा जो है मोहिंदर गिल केस जो कि 1978 का है, उन्होंने कहा सिंपल इलेक्शन कमीशन इज द सेंटिनल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ठीक है। तो जस्टिस मैथ्यू ने जो बेसिकली कहा है वो कहा है इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन इज इट्स लाइफ ब्लड, फेयर एंड फ्री इलेक्शन जो है वो बेडरॉक है डेमोक्रेसी का, और इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन जो है इसका लाइफ ब्लड है। वहीं SY कुरैशी ने कहा है कि इलेक्शंस आर बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आप यहाँ पे और लगा देंगे फ्री एंड फेयर तो और अच्छा हो जाएगा, और ठीक है, ठीक है। एंड इलेक्शन कमीशंस क्रेडिबिलिटी, या आप कहें इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज सेंट्रल टू डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी। ये जो है ना इलेक्शन कमीशंस क्रेडिबिलिटी, ये आपका जो SIR आएगा, ठीक है, तो उसमें एक बड़ा बढ़िया कोड बन जाएगा, ठीक है। और इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक कमीशन, तो ठीक है। तो 3 कोड है, तीनों को आप देख लीजिए, ध्यान से थोड़ा सा याद रखिएगा कौन कौन है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन आर द बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेसी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन इज इट्स लाइफ ब्लड, ठीक है। जस्टिस के मैथ्यूज ने कहा है, और मोहिंदर गिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ECI इज सेंटिनल टू इंडियन डेमोक्रेसी। वहीं फॉर्मर CEC SY कुरैशी ने कहा है इलेक्शन आर द बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेसी एंड द इलेक्शंस क्रेडिबिलिटी इज सेंट्रल टू डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी, क्योंकि इसकी क्रेडिबिलिटी अगर नहीं होगी तो फिर डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी कैसे मिलेगा, ठीक। चलिए, अब इलेक्शन कमीशन का जब भी इंट्रोडक्शन देना है तो हम कैसे देंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ परमानेंट इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इंश्राइंड अंडर आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ वेस्टेड विद द पावर ऑफ, याद रखिए यहाँ पे SDC। सो it is vested with the power of superintendence, direction and control। फिर से S से superintendence, direction and control, superintendence, direction and control, ठीक है। तो it is vested with the power of superintendence, direction and control of elections of parliament, पहला याद रखिए, state legislature दूसरा, and the office of president and vice president। ये आप करेंगे तो इलेक्शन कमीशन का इंट्रो हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन का इंट्रो को और अगर बेहतर बनाना चाहते हैं और भी कुछ डालना चाहते हैं तो याद रखिए कि ये पार्ट 5 है। तो आप यहाँ पे जहाँ पे आपने लिखा था कि इलेक्शन कमीशन इज अ परमानेंट इंडिपेंडेंट बॉडी इस्टेब्लिश अंडर आर्टिकल इतना, तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये आपका मेंशन है आर्टिकल, ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये है आपका 5 में, और
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसकी बात हुई आर्टिकल 324 में, और एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की बात जो हुई है वोटिंग का, वो है आपका 326 में। ठीक, अब यहाँ पे कुछ कुछ आर्टिकल हैं, उसको थोड़ा डिटेल में बताया तो देख लेते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 324 में क्या लिखा है, वही सुपरिंटेंडेंट्स डायरेक्शन कंट्रोल ऑफ इलेक्शन वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये जो डेफिनेशन दिया था ये आपका आर्टिकल 324 में ही लिखा गया है। 325 की बात करें तो वन जनरल इलेक्टोरल रोल, नो एक्सक्लूजन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। ठीक है, तो ये भी अच्छी बात है। इलेक्टर आर्टिकल 326 तो यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज की बात करता है यहाँ पे 18 या उससे अबव। आर्टिकल 227 एंड 228 इसमें पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेटिव पावर टू मेक लॉज ऑन इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर की बात कर रहा है। एंड आर्टिकल 329 ये क्या कर रहा है, बार ऑन जुडिशियल इंटरफेरेंस इन इलेक्टोरल मैटर एक्सेप्ट थ्रू इलेक्शन पिटिशन। तो इलेक्शन पिटिशन अगर नहीं होगा तो आपका यही चीज़ है। ठीक है, चलिए ये एक जो आपका है ये बड़ा अच्छा है। ठीक है, क्या है यहाँ पे कि इलेक्शन कमीशन जो है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये कंडक्ट करता है इलेक्शन, ठीक है, डेमोक्रेटिक इलेक्शन प्रोसेस, और साथ ही साथ इलेक्टोरल रोल बनाता है ये वोटर्स के लिए। ठीक है, और इलेक्ट करता है रिप्रेजेंटेटिव्स को। ठीक है, चलिए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये आपका इलेक्ट कर रहा है किसको, रिप्रेजेंटेटिव्स को, और ये मेक लॉज गवर्न पीपल, तो ये लॉ बना रहे हैं, और बना किसके लिए रहे हैं, वोटर के लिए, और वोटर फिर से आपका इलेक्टोरल रोल के थ्रू फिर इलेक्शन कमीशन जा रहा है और ये आपका एक प्रोसेस करवा रहा है। तो ये आपका एक सर्कुलर फ्लो है। ये सर्कुलर फ्लो जो है इनका थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो फिर से देखिए इसको। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कंडक्ट कराता है इलेक्शन और इलेक्ट करता है रिप्रेजेंटेटिव को, है ना। तो कंडक्ट करता है इलेक्शन, रिप्रेजेंट करता है, और ये जो है आपका पार्लियामेंट में जाते हैं और लॉ बनाते हैं, गवर्न करते हैं लोगों को। ठीक है, ओके। और फिर जो है आपका ये लॉ किसके लिए बनाते हैं, वोटर्स के लिए। ठीक है, और इलेक्शन कमीशन इधर आपका इलेक्टोरल रोल जो है वो तैयार करता है वोटर्स के लिए। तो ये कुछ बेसिक वो है। अब जो ओरिजिनल क्वेश्चन आएगा वो यहाँ से आएगा। ठीक है, वो है आपका पावर एंड फंक्शंस। ठीक है, तो पावर एंड फंक्शंस, तो क्या पावर है इलेक्शन कमीशन का। पावर एंड फंक्शन में जो है आपका, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए क्या पावर है, फंक्शन है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए इनका जो फंक्शन है वो पार्टीज़ है वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। ठीक है, फिर ग्रांट रिकग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज अंडर इलेक्शन सिंबल ऑर्डर, तो उनको रिकग्नाइज किया जाता है, ग्रांट रिकग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, वोटर्स के लिए क्या करता है, प्रिपेयर एंड रिवाइज इलेक्टोरल रोल। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए देखा कि क्या करता है, सबसे पहला तो रजिस्ट्रेशन करता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, और ग्रांट रिकग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज़ अंडर इलेक्शन सिंबल ऑर्डर, और अलॉट करता है सिंबल। तो सिंबल अलॉट करना और रजिस्ट्रेशन करना, दो काम हो गया पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। वोटर्स के लिए क्या करता है, प्रिपेयर एंड रिवाइज रोल्स करता है, इलेक्शंस का शेड्यूलिंग होता है तो शेड्यूल करता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट करता है, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट करता है, और ये क्वासी जुडिशियल बॉडी की तरह भी काम करता है, डिसाइड्स ऑन डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग रिकग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड सिंबल। तो ये भी जो है रिकग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड सिंबल, ये भी काम इलेक्शन कमीशन का है। डिस्क्वालीफाइज कैंडिडेट फॉर नॉट फाइलिंग ऑफ एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो अगर एक्सपेंडिचर अकाउंट आप नहीं करेंगे तो डिस्क्वालीफाई करेगा। और फिर ये एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को, गवर्नर को ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MP MLA आर्टिकल 103 और 192 के तहत। ठीक है, एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को और गवर्नर को MP और MLA के इलेक्शन में। तो ये क्वासी जुडिशियल थोड़ा पावर है इनके पास, और एडवाइजरी नेचर का भी है। तो प्रोवाइड्स रिकमेंडेशन और इलेक्टोरल रिफॉर्म टू गवर्नमेंट। तो ये आपका हो गया एक्चुअली पावर एंड फंक्शन। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसका रोल क्या है, किसका, इलेक्शन कमीशन का रोल क्या है डेमोक्रेसी में।
ठीक है। तो रोल देख लेते हैं। तो रोल की अगर बात करें, रोल इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, इंश्योर्स फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है, इंश्योर करता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक, जो कि काम था। तो कॉर्नर स्टोन टू इंडियन डेमोक्रेसी, ठीक है। चलिए, इंश्योर करता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है, कैसे? तो सुपरवाइज, डायरेक्ट एंड कंट्रोल इलेक्टोरल प्रोसेस अंडर आर्टिकल 325, है ना, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, सुपरिंटेंडेंट, ठीक है, डायरेक्शन एंड कंट्रोल। इंट्रोड्यूसेस इलेक्टोरल रिफॉर्म, तो डेमोक्रेसी को ये स्ट्रेंथन कैसे करता है? तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन और इंट्रोड्यूस करता है इलेक्टोरल रिफॉर्म लाइक इंट्रोड्यूस वीवीपैट, ईवीएम, ईटीसी। मेंटेन करता है इलेक्टोरल इंटीग्रिटी, प्रिपेयर्स एंड अपडेट्स एरर फ्री इलेक्टोरल रोल, प्रिवेंटिंग फ्रॉडुलेंट वोटिंग। फिर रेगुलेट करता है पॉलिटिकल पार्टी और उसके कैंपेन को, है ना, एलोकेट करता है सिंबल, मॉनिटर करता है एक्सपेंडिचर, इन्फोर्स करता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, प्रमोट करता है वोटर अवेयरनेस, ठीक है, इम्प्लीमेंट स्वीप एंड अदर एजुकेशन कैंपेन टू इनहेंस पार्टिसिपेशन, ठीक है, फोस्टर करता है पब्लिक ट्रस्ट को, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस रीइंफोर्सेस लेजिटिमेसी एंड कॉन्फिडेंस इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। एग्जाम्पल इसका है बिहार का एसआईआर का अपना अलग इशू है, इसको हम अलग से करेंगे एक और टॉपिक में, ठीक है। अच्छा, इसमें कंसर्न्स क्या हैं, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न क्या है? नो मेंशन ऑफ क्वालिफिकेशन, ठीक है, यानी ये जो है आपका क्वेश्चन ही अलग हो गया। हाँ, मतलब कंसर्न या इशूज़ क्या है इलेक्शन कमीशन के पास? रोल तो देख लिया। तो पहला है कि नो मेंशन ऑफ क्वालिफिकेशन नहीं है। डिफरेंस इन रिमूवल प्रोसेस, इलेक्शन कमीशन का अलग है और इलेक्शन कमीशन जो है चीफ इलेक्शन कमीशन के रिकमेंडेशन पे ही वो हट जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका कि एक्सपेंसेस आर नॉट चार्ज्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूट फंड ऑफ इंडिया, परमानेंट इसका सेक्रेटरीट नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेशन तो ये है किसका? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। लीगल लिमिटेशन देखें तो नो पावर टू डी रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टीज़, और कोई लीगल बैकिंग नहीं है एमसीसी का। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल, ओके, तो ये है आपका। और एलिगेशन ऑफ पॉलिटिसाइजेशन है पोस्ट रिटायरमेंट ऑफर, जो कि एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। वर्किंग की अगर बात करें तो एलिगेशन ऑफ पार्टीशनशिप है, सच एज गिविंग क्लीन चिट टू हाई प्रोफाइल एमसीसी वॉलेटर्स, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, इनएडिक्वेट कंट्रोल ओवर मनी पावर एंड क्रिमिनल कैंडिडेट्स, ईवीएम वीवी पैट टसल इशू, कंसर्न्स ओवर ट्रांसपेरेंसी डिस्पाइट रिपीटेड क्लैरिफिकेशन बाय इलेक्शन कमीशन। उसके बाद अगर आप ये कहें कि इलेक्शन कमीशन जो है आपका उसका अपॉइंटमेंट में भी थोड़ा इशू है, ठीक है, जो कि अभी लॉ बना है उसमें भी इशू है, और रिमूवल प्रोसेस में तो आपने देख ही लिया। तो ये आपका है इलेक्शन कमीशन का। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि पावर एंड फंक्शंस क्या हैं, ठीक है, तो उसको हम लोगों ने कैसे बांटा? उसको हम लोगों ने बांटा स्टेक होल्डर अप्रोच से, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, वोटर्स के लिए, इलेक्शंस के लिए, और क्वासी जुडिशियल उसके पास पावर है, एडवाइजरी पावर भी है। और रोल टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, तो आपने देखा फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इंट्रोड्यूसेस इलेक्टोरल रिफॉर्म, मेंटेन इलेक्टोरल इंटीग्रिटी, रेगुलेट्स पॉलिटिकल पार्टीज, प्रमोट वोटर अवेयरनेस एंड फोस्टर पब्लिक ट्रस्ट। कंसर्न है कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेशन, लीगल लिमिटेशन, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, वर्किंग, ओके। अब वे फॉरवर्ड सजेशन क्या है? तो लो कमीशन का 255 रिपोर्ट ने कहा था कि परमानेंट सेक्रेटरीट चाहिए इसको। एक्सपेंस जो इसका चार्ज होना चाहिए वो कॉन्स्टिट्यूट फंड ऑफ इंडिया होना चाहिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है। पावर होना चाहिए डी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी, तो एडमिशन करने का तो है इसके पास पावर, डी रजिस्टर करने का नहीं है। सिक्योरिटी फ्रॉम आर्बिट्री रिमूवल ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स, तो इलेक्शन कमीशन को रिमूव कर देते हैं ऐसे ही, है ना। ध्यान रखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो तो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह रिमूव होता है, लेकिन बाकी जो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उसको सीईसी के रिकमेंडेशन पे हटा दिया जा सकता है। तो ये एक्चुअली फिर प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, ओके। तो ये आपका सजेशन था। चलिए, अब कुछ रिफॉर्म जो है वो सजेस्ट किया है इलेक्शन कमीशन और एक्सपर्ट कमेटी ने, वो देख लेते हैं,
ठीक है। तो एक तो ये 4 हो ही गया आपका जो सजेशन मैंने बताया। फिर है आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन वन नेशन इलेक्शन, इस किसने किया था, रामनाथ कोविंद ने किया था, ठीक है। रिमूव वोटिंग फॉर माइग्रेंट वर्कर्स, तो माइग्रेंट वर्कर्स का जो है वो आप रिमूव कर दीजिए, उसको जहाँ पे वो काम कर रहा है वहाँ पे आप उसको वोट डालने का अधिकार डालिए। कर्विंग मनी पावर एंड ब्लैक मनी इन इलेक्शन, लॉ कमीशन 254 रिपोर्ट में सजेस्ट किया था टाइटनिंग पॉलिटिकल फाइनेंस लॉ, यूनिवर्सल लिंकिंग टू वोटर आईडी विद आधार, तो ऐसा करेंगे तो फ्रॉड कम होने का चांस है। यूज़ टोटलाइजर मशीन इन काउंटिंग, तो टोटलाइजर मशीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे अच्छा चीज़ होगा। फिर है गिविंग एमसीसी स्टेटरी बैकिंग, इंटरनल रिफॉर्म इन पॉलिटिकल पार्टीज, लॉ कमीशन ने कहा है इनर पार्टी डेमोक्रेसी होना चाहिए, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। कंक्लूजन क्या है इलेक्शन कमीशन का, देखिए कि इलेक्शन कमीशन इज कॉर्नर स्टोन टू इंडियाज इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी, इंश्योरिंग प्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ इलेक्शन। टू सस्टेन democratic integrity, it must remain independent, impartial and technologically adaptive. Reform in appointment, ठीक है, reform in appointment, autonomy and accountability are vital to strengthen its institutional credibility. A robust, transparent and empowered election commission of India is essential for upholding the sovereignty of people and the spirit of constitution. तो ये आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो ये आपका स्टैटिक टॉपिक था एक्चुअली, है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल एंड फंक्शन, ये आपका स्टैटिक कंसेप्ट था। अब आइए अगर आप देखना चाहते हैं कि अगला टॉपिक क्या है, तो वो है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो आपका एक्ट आया है, तो उसका नाम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023। तो देखिए, न्यूज़ है टू प्रोवाइड न्यू मैकेनिज्म फॉर अपॉइंटमेंट, सर्विस कंडीशन एंड removal of CEC and election commission, replaces the election commission, condition for services commissioner and transaction business 1990 act. Gyanesh Kumar has been appointed as the first CEC under this new act. तो की प्रोविजंस क्या हैं, प्रोविजंस हैं क्वालिफिकेशन का है कि मस्ट होल्ड हैव हेल्ड पोस्ट इक्विवेलेंट टू सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एक्चुअली यहीं पर प्रॉब्लम भी है, वैसे सेक्रेटरी ऑफ टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। मस्ट पजेस एक्सपर्टाइज इन मैनेजिंग एंड कंडक्टिंग इलेक्शन, ठीक है। सर्च कमेटी जो है होगा आपका, ठीक है, वो होगा हेडेड बाय मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, 2 मेंबर होगा, सेक्रेटरी रैंक और हायर, ठीक है। प्रिपेयर करेगा पैनल ऑफ 5 कैंडिडेट। ध्यान से सुनिए, सर्च कमेटी जो कि उसका हेड होगा वो होगा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, और उसके साथ 2 मेंबर होगा सेक्रेटरी रैंक का या उससे ज़्यादा का, तो 3 लोग होंगे जो 5 लोगों को रिकमेंड करेंगे। और इन 5 में से जो सिलेक्शन होगा, तो पीएम होगा उसमें चेयरमैन, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा मेंबर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय पीएम, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, पीएम खुद होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय पीएम, जो कि पहले आपका था रिप्लेस सीजीआई मैंडेटेड बाय अनूप बर्नवाल केस। अनूप बर्नवाल केस में जो है सीजीआई था, अपोजिशन पार्टी था, और आपका पीएम था। रेजिग्नेशन एंड रिमूव की बात करें तो सीईसी और इलेक्शन कमीशन कैन रिजाइन बाय राइटिंग टू प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को आप लेटर दीजिए, या सीईसी कैन बी रिमूव्ड जस्ट लाइक सुप्रीम कोर्ट जज। बाकी जो इलेक्शन कमीशन है कैन रिमूवल रिक्वायर्ड सीईसी रिकमेंडेशन, सीईसी ने रिकमेंड किया उसको रिमूव किया जा सकता है, विच इज़ नॉट गुड। टर्म्स ऑफ ऑफिस है 6 साल या 65 साल, जो भी पहले हो। इफ़ इलेक्शन कमीशन becomes CEC, combined tenure cannot exceed 6 साल, 6 year. No reappointment is allowed, ठीक है। अब इसका प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। ये अगर आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली 8 मार्क्स का आएगा। प्रोज क्या है, इंश्योर अ फॉर्मल अपॉइंटमेंट प्रोसेस प्लेसिंग द एडहॉक एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट, ठीक है। इंश्योर्स अ फॉर्मल अपॉइंटमेंट प्रोसेस रिप्लेसिंग द एडहॉक एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट, ठीक है। इंक्लूजन ऑफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ट्रांसपेरेंसी एंड bipartisanship in appointment, security of tenure, terms of office at 6 years or this, which is our earlier. Criticism क्या है, executive dominant selection, 2 member from government out of 3, reduces independency by election commission of India by placing it under executive control, ठीक है। narrow eligibility criteria, only those who have secretaries or equivalent to government of India, seen as rollback to judicial safeguard for इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑटोनॉमी। अब देखिए इसमें कुछ जजमेंट्स हैं। तो एक तो है इंदिरा गांधी एंड राज नारायण केस में, फ्री एंड फेयर इलेक्शन
फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। महेंद्र गिल ने में कहा गया था कि आर्टिकल 324 प्रोवाइड्स प्लेनेटरी पावर टू इलेक्शन कमीशन फॉर इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ठीक है, प्लेनेटरी पावर। ठीक है, उसके बाद है आपका एसएस धनाव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा था कि चीफ इलेक्शन कमीशन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू गवर्नमेंट। ठीक है, इलेक्शन कमीशन मस्ट बी इंडिपेंडेंट। और अनूप बर्नवाल केस में कहा था अपॉइंटमेंट ऑफ ईसी थ्रू कोलिजियम। ठीक है, पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड सीजीआई टू इंश्योर इंडिपेंडेंस, दो लेटर डाइल्यूटेड बाय 2023 एक्ट। कंक्लूजन देखिए क्या करा है। द न्यू एक्ट फुलफिल्स द लॉन्ग पेंडिंग डिमांड ऑफ कोडिफाइंग द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड ब्रिंग इन अपोजिशन लीडर इनटू द मिक्स। ठीक है, however the possibility of continued dominance of executive are seen as threats to commissioners' independence. Going forward, many suggest that selection should be by consensus. Selection should be by consensus, not simple majority. ठीक है, ये अच्छी बात है। Going forward, many suggest that selection by consensus, not by simple majority, and the process should inspire across the board confidence in neutrality of election commission। तो ये आपका वो हो गया। ठीक है, कीवर्ड की बात करें तो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी, डेमोक्रेटिक रेजिलियंस, इलेक्टोरल ट्रस्ट, पब्लिक कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट, पीपल सॉवरेनिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे आपका वो हो गया। सुकुमार सेन के बारे में जो है यहाँ पे है कुछ चीज़, तो नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। ठीक, क्वेश्चन क्या है, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंस इज सेंट्रल टू फ्री एंड फेयर ट्रेड। तो ये आपको तो कहा ही गया था। इन दिस कॉन्टेक्स्ट क्रिटिकली एग्जामिन द न्यू एक्ट रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक, तो आपको यही इसका पॉजिटिव नेगेटिव बताना है। ठीक है, यानी कि आप सबसे पहले तो यहाँ से इंट्रो करेंगे, ये आपकी प्रोविजंस देंगे और फिर प्रोज बताएंगे 3 और 3 क्रिटिसिज्म करेंगे एंड यू विल बी डन। ठीक है, चलिए, थैंक यू।